नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार जारी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का विदेश में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार जारी है। इन दोनों का यूं तो कोई कनेक्शन नहीं है, मोटे तौर पर कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यह कई सवाल हमारे सामने खड़ा करता है। जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, लगातार हो रहा, क्योंकि दीपू चंद्र दास की हत्या, जघन्य हत्या, उनकी लिंचिंग के बाद एक और दलित हिंदू अमृत मंडल युवक था, उसको भी भीड़ ने, जो जिहादी जमाती भीड़ थी, नरभक्षी जिहादी जमाती भीड़ थी, उसने पीट पीट कर मार दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी यूं भी लगातार कम हुई है। कुछ लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको नरसंहार कहने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीते कुछ सालों में बांग्लादेश में अगर हिंदुओं की आबादी 22% से घटकर महज 7-8% रह जाती है तो यह नरसंहार नहीं तो क्या है। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि एक तरफ हिंदुओं की आबादी घट रही है, हिंदू लोगों को, हिंदू युवकों को लिंच करके मारा जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। जिन लोगों ने लिंचिंग की, जो लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे, टारगेट कर रहे हैं, उसको लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार है, यूनुस का प्रशासन है, उसने कोई कदम नहीं उठाए। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में आधिकारिक रूप से बयान जारी करते हुए कड़ी निंदा की है इस तरह से जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और कहा कि ये जो लोग हमले कर रहे हैं उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। भारत अपनी ओर से इस मामले को उठा रहा है, लेकिन सवाल यह कि भारत की पॉलिटिकल पार्टियों का क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी इस मुद्दे को लगातार उठाएं, और सिर्फ भारत में क्यों उठाएं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाएं। और ऐसे में जब राहुल गांधी, जब एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही हो, राहुल गांधी विदेश में हो, तो राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम एक बार हिंदुओं की लिंचिंग को लेकर के अपनी जबान खोलें। लेकिन राहुल गांधी का ऐसा बयान तो नहीं आया। राहुल गांधी का भारत के खिलाफ, भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ जो दुष्प्रचार है वो लगातार जारी है। अब इस पूरे जो प्रहसन चल रहा है, इसमें एक पात्र सैम पित्रोदा भी है। सैम पित्रोदा दरअसल वो व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी के विदेश दौरों को तय करते हैं, और सैम पित्रोदा का एक बयान जो है वो सुर्खियों में है। सैम पित्रोदा का ये बयान जो है इस मामले में सुर्खियों में है क्योंकि सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की यात्रा को प्रोग्रेसिव अलायंस से जोड़ा है। एक दुनिया भर के लोगों का एक संगठन, दुनिया के कई देशों की पॉलिटिकल पार्टियों का संगठन है। अब ये प्रोग्रेसिव अलायंस खुद को तो यूं कहता है ह्यूमन राइट के ऊपर बात करता है, प्रोग्रेसिव अलायंस है। अगर ये वास्तव में प्रोग्रेसिव अलायंस है, ह्यूमन राइट्स पर बात करता है, तो सवाल है बांग्लादेश पे चुप्पी क्यों है? राहुल गांधी की भी चुप्पी है और प्रोग्रेसिव अलायंस की भी चुप्पी है। और राहुल गांधी जिस यूनिवर्सिटी में गए जर्मनी में, उसका संबंध जॉर्ज सोरोस से जोड़ा जा रहा है। अब ये सारी जो पटकथा है धीरे धीरे खुल रही है। जॉर्ज सोरोस का बांग्लादेश में तख्ता पलट जो हुआ, यूनुस को जिस तरह से बैठाया गया, उस सब के पीछे जॉर्ज सोरोस का एक हाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि सबकी प्लानिंग के पीछे जॉर्ज सोरोस की भी भूमिका रही। मोहम्मद यूनुस को डीप स्टेट का व्यक्ति कहा जाता है, और जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट के एक बहुत बड़े जो हैं वो खिलाड़ी हैं। और वही डीप स्टेट जो है भारत में भी तख्ता पलट करना चाहता है, कभी सीए के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी भारत में वोट चोरी के नाम पर। क्या ये सारे कनेक्शन जो हैं आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं? आज दो टूक में सवाल उठाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर से कह रहा हूं, जो सैम पित्रोदा का बयान है वो राहुल की विदेश यात्राओं के बारे में खुलासा कर रहा है कि वो प्रोग्रेसिव अलायंस से जुड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने जॉर्ज सोरोस के, राहुल गांधी जहां पर भाषण देने गए थे, उनके, राहुल गांधी के, जब वहां उसके जॉर्ज सोरोस से संबंधों पर सवाल पूछा गया तो सैम पित्रोदा ने कहा ये सब बकवास है,
और साथ साथ देखिए हमें इससे कोई नहीं, हमारे इससे कोई वास्ता नहीं कौन कहाँ बैठता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन लोग हैं। अब बिना रिसर्च किए अगर जो है सैम पित्रोदा राहुल गांधी को हर मंच पर चढ़ा रहे हैं तो हो नहीं सकता। आज दो टूक में इन सब पे चर्चा जरूरी है, क्योंकि क्या ये कनेक्शन जो है, ये जो कनेक्शन है, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, क्या ये भारत विरोधी एजेंडे का हिस्सा है? क्या भारत में तख्ता पलट की जो साजिशें हैं, क्या ये उसी पटकथा का एक हिस्सा है? और क्या जॉर्ज सोरस, सैम पित्रोदा और जो तमाम लोग जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं, क्या वो इस तख्ता पलट की जो पूरी साजिश है उसके छोटे छोटे किरदार हैं? इन सब पे चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने कहा, मेरा आज का शीर्षक बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार और राहुल गांधी का जारी है भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, इस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आज बांग्लादेश में जो हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में एक और हिंदू की लिंचिंग हुई है, उस पर भारत ने जो प्रतिक्रिया जताई वो आपको सुननी चाहिए। और उसके बाद मैं सैम पित्रोदा को भी आपको सुनवाऊंगा। सुनिए भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला उन्नूस जा कर रहा है, यहाँ ममता खाला एक ही काम कर रहा है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और चिंता का विषय है। सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार कैसे तलब कर रही है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को, वो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि वहाँ माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है तेज गति के साथ में, और जिस प्रकार से आम चुनावों के आने से पहले ही हिंसा की और भयंकर सुगबुगाहट नजर आ रही है, वो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। संपूर्ण विश्व के लिए चेतावनी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस अंतर्राष्ट्रीय अलायंस से जुड़े हुए हैं, जो खुद को ह्यूमन राइट्स का झंडा बरदार कहता है, वहां हिंदुओं ईसाइयों पर बांग्लादेश में हमले पर पूरी खामोशी छाई हुई है। इसलिए कई सवाल उठते हैं और इन सवालों का एक हद तक सैम पित्रोदा ने जवाब दे दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं सैम पित्रोदा और बीजेपी किस तरह से इस पर हमलावर है। सुनिए जरा। When I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. India, where the institutions are not performing the role that they should be performing.
we are in public space. Okay? Now, उनका जॉर्ज सोरो के साथ कोई संबंध हो हमें कोई पता भी नहीं. A group of about 110 countries democratic parties is called Progressive Alliance. इसकी मीटिंग तय की गई थी जिसमें राहुल जी is on the presidium, I am on the board, and we are the largest democratic party in the world. तो ये Progressive Alliance की मीटिंग का schedule was fixed a long time ago. So we had to juggle around that. So schedule का always question mark रहता है और रहेगा. राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी भारत के खिलाफ कर रहे हैं, इसके पूरे स्क्रिप्ट राइटर सैम पिट्रोडा ही हैं और राहुल गांधी के साथ जब तक वो सलाहकार के तौर पे रहेंगे, राहुल गांधी इसी तरह देश को बदनाम करते रहेंगे. और जब भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडिया के बुराई ही करते हैं. इंडिया की मान सम्मान को बढ़ाते नहीं है. और राहुल गांधी जी जब कुछ नहीं है, जब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनके सलाहकार में कितना अस्तित्व होगा. सच्चाई ये है कि श्रीमान राहुल गांधी जी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो एक ही एजेंडा होता है, भारत को नीचे दिखाना, भारतीय व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाना, भारत की लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना. चलिए, तो ये आपने को मैंने तमाम बयान सुना है. आज की डिबेट में मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं. ये चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं. मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी. मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी. डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हैं. डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं. और मेरे साथ स्टूडियो में युवराज पोखरना जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं. अब बड़े सारे सवाल आज जो हमारे सामने उठ रहे हैं वो ये हैं कि राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस की जो है उनके बुलावे पर जर्मनी जाते हैं और वो वहां पर CEU सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के मंच से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं. अब ये जो पूरा प्रोग्रेसिव अलायंस है, इसके पीछे कौन है, ये खुलासा तो अभी नहीं हुआ, लेकिन देश को जानने का हक है. पूछेंगे जरूर इस पर सवाल. लेकिन राहुल गांधी जिस यूनिवर्सिटी के मंच पर, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जिसके मंच पर गए, वो पूरी की पूरी जो संस्था है वो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलती है. जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलती है. बड़ी मासूमियत से जो है सैम पिट्रोडा ने कहा हमें पता नहीं कौन किस्सा है, लेकिन सर उनकी वेबसाइट पर जाइए, जरा जांच लीजिए. सैम पित्रोदा इतने भी मासूम नहीं है. CEU की वेबसाइट पर उनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में पहला नाम सैम पित्रोदा नहीं, पहला नाम जॉर्ज सोरोस का है. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में पहला नाम जॉर्ज सोरोस, ऑनररी चेयर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के चेयरमैन है वो. तो सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस, सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, क्या यह कनेक्शन है? और दूसरी तरफ कनेक्शन, यही कनेक्शन जो है जॉर्ज सोरोस, मोहम्मद यूनुस और हिंदुओं पर हमले, ये सारे कनेक्शन जोड़ रहे हैं. ये सवाल उठने लाजमी हैं. तहसीन पूनावाला और रोहन गुप्ता जी को आमने सामने लाइए. तहसीन पूनावाला जी, ये संयोग है या प्रयोग है? CEU, प्रोग्रेसिव अलायंस, जॉर्ज सोरोस, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मोहम्मद यूनुस, ये कनेक्शन क्या है सर? अशोक जी, थैंक यू. आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ. देखिए, 2 या 3 चीजें. अगर किसी 90 साल के व्यक्ति कोई चीज को फंड कर रहा है, उसमें अगर कोई विपक्ष के नेता जाते हैं या कोई संस्था में उसको भाग लेते हैं या कुछ भी हो, तो उसकी वजह यह है कि भारत की सरकार हमारे हिंदुओं को नहीं बचा सकती बांग्लादेश के अंदर. बचाना छोड़ो, वो कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती. पिछले 1 साल से मैं आपके शो में आ रहा हूँ, ये सारी बातें आपकी मान लिया. आज आपने एक्सपोज कर दिया राहुल जी को और सैम पिट्रोडा जी को, मैं आपको साधुवाद देता हूँ. पर ये तो जो आप कर पाए, तो भारत सरकार को मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा इंटेलिजेंस होगी, तो वो क्यों ये चीजें नहीं देख पाए और देख पाए कि क्योंकि जॉर्ज सोरोस काका ये कर रहे हैं, तो हमें बांग्लादेश के हमारे हिंदुओं को बचाना है. 1 साल से मैं आपके शो में कह रहा हूँ बांग्लादेश में प्लान बी क्या है हमारा, लेकिन वो कहते राहुल गांधी निंदा नहीं करते, राहुल गांधी यूरोप जाके नहीं करते, राहुल गांधी ये नहीं करते. 1 सवा साल से आपने एक रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं बनाई बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर.
मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूँ। सीए सिटीजनशिप, नागरिकता की पॉलिसी, जिसको उसके तहत भी नागरिकता मिलने में 6 साल लगेगा, 2024 का कट ऑफ डेट है। आप कम से कम एक रेफ्यूजी पॉलिसी तो बनाते। उसके लिए तो आपको जॉर्ज सोरोस चाचा, जो भाजपा का दोस्त है, या राहुल गांधी की तो जरूरत नहीं है, सैम पिट्रोडा, ये आप तभी तो आप लगा देते। पर दरअसल क्या है, सरकार आलसी है, सरकार को कुछ करना नहीं है, सरकार कुछ करने की क्षमता नहीं रखती। तो क्या करना है, सबसे आसान टारगेट है राहुल गांधी को टारगेट करना। अगर ये इतना डेंजरस है 90 साल का व्यक्ति, आप आपके मित्र माय फ्रेंड ट्रम्प को एक लेटर लिख दीजिए और बोले कि इसको डिपोर्ट कीजिए भारत के अंदर। आप एविडेंस दे दीजिए, कम से कम केस तो शुरू कीजिए अमेरिका के अंदर, कम से कम वो तो कीजिए। ओके, चलिए 1.5 मिनट आपके पूरे हुए। कुछ सवाल है जो अनुत्तरित रह गए, उन सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, जो अभी तहसीन भाई ने बात की, मुख्य मुद्दे से पूरे ध्यान को भटका दिया। प्रोग्रेसिव अलायंस क्या करता है पूरे विश्व में, उसके एक पेपर अभी 10 अक्टूबर को पब्लिश किया है तेजस कुमार डोडिया करके, कि कैसे प्रोग्रेसिव अलायंस और जॉर्ज सोरोस, जो वर्ल्ड की जितनी अर्थतंत्र इकोनॉमी होती है, सोशल मीडिया, डार्क वेब के माध्यम से कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। और उसका एक ही काम है कि तख्ता पलट करना। जो लेफ्ट विंगर जितनी भी पार्टियां उनको सपोर्ट करके जहां जहां पे भी राइट विंग या सेंट्रल सरकार है, उसका तख्ता पलट करना। और उसी में ये नाम आए हैं, जो जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोडा, ये जो प्रोग्रेसिव अलायंस, ये खतरनाक चीज है। ये देश की सरकार को, जो आपने कहा तख्ता पलट, ये उसकी स्ट्रेटजीज का हिस्सा। और वही मीटिंग में गए थे और वहां पे वो कॉर्नेल वॉल उसको मिले हैं, जो सीयू में है और वो जॉर्ज सोरोस की संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ये पहली बार इलान उमर, जब राहुल गांधी यूएस गए तब इलान उमर को मिले थे, वो भी भारत के खिलाफ थे, वो भी भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये सहयोग, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। तहसील भाई ने सही बोला कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, सरकार बिल्कुल करेगी, पर क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे समय पे सरकार के साथ खड़े रहने की जगह पे आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके कहीं ना कहीं विरोधियों के साथ में मिलके आप अपनी सत्ता की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये तख्ता पलट के समय की साजिश रचने का टाइम है या सरकार के साथ में खड़े रहने का समय? क्यों आपके नेता नहीं बोलते हैं कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्यों आपके नेताओं के मुंह में दही जम जाता है? जब पैलेस्टाइन में कुछ होता है तो आपके नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपने कहा सीए, तो फिर सीए का विरोध क्यों किया था कांग्रेस पार्टी ने? क्यों सीए के खिलाफ करी गई थी? ओके रोहन जी, एक मिनट, आखिरी चीज अशोक जी, खाली 10 सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये पूरा जो प्रोपेगेंडा विपक्ष रच रहा है, विपक्ष की असली जो छवि है विश्व के सामने, देश के सामने आ रही है, और देश की जनता इसलिए उनसे नफरत करी है कि जो टिकट देश में नहीं बिक रहा है वो विदेश में जाके एनकेश करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके रोहन जी, आपने अपनी बात रखी, मैं आऊंगा, लेकिन तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरे पास कई सारे सवाल हैं जो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं। जी, रोहन भाई ने बताया कि सीए का विरोध क्यों करती है कांग्रेस। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत करती है, चलो मान गया आपकी बात। लेकिन सीए का कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2024 से, वो भी मेरे पिटीशन के बाद वो डेट को बढ़ाया गया। पहले तो 2014 था, तो 2024, अभी हम 2026 में जा रहे हैं। तो आज वर्तमान में जो हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, इसके लिए कोई मतलब नहीं। अगर आप 2024 को आवेंगे तब भी 6 साल लगती, नागरिकता को 11 साल के बदले 6 साल, तो उसका कोई, आप रेफ्यूजी पॉलिसी की बात नहीं करते। फिर रोहन भाई ने बोला इलान उमर को क्यों मिले ग्रुप के अंदर, हो तो ग्रुप में मिले। ये है जेरेमी कॉर्बिन, ये कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री उनके साथ है, ये कहते हैं कश्मीर को आजाद होना चाहिए। इनफैक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ये शब्दों का प्रयोग करते, वो पाकिस्तान को देना चाहिए जेरेमी कॉर्बिन। इसको माननीय प्रधानमंत्री अकेले मिलते, अकेले में क्यों मिले, उनके साथ क्या बात करनी थी। तीसरी बात, आपने ये नहीं बताया जॉर्ज सोरोस पे आपने कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की। चौथी बात मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आप राहुल गांधी के लिए रुके हमारे हिंदुओं को बचाने के लिए? एक साथ में अशोक जी के शो पे चला रहा हूं भाई, प्लान बी क्या है बांग्लादेश का? आज भी आप कह रहे हो हम करेंगे, भाई करेंगे, वहां लिंचिंग हो रही है, क्या ये आपका कर्तव्य नहीं? ऑलरेडी करना था आपको मेरे भाई। ओके रोहन जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं सवाल लेकर आऊंगा। देखिए, वापस मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात उन्होंने, अभी मैंने जो कॉर्नेल की बात की, सारी बात की, क्यों देश के विपक्ष के नेता को देश के खिलाफ बात करने वाले या प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों से क्यों मिलना जरूरी? प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय फलक पे जाते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पर विपक्ष के नेता को जाके मिलके क्या फायदा है? मुझे बताइए ना, कि देश के खिलाफ आप बात कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति हर बार आपको सैम पित्रोडा मिलेंगे हर चीज में, क्यों? आपको सबको मालूम है उनकी लेफ्टिस्ट मानसिकता है, सबको मालूम है उन्होंने इस प्रकार के बयान भी दिया, जो हुआ सो हुआ, वही उनका बयान है। ऐसे व्यक्ति के साथ में आप मिलकर जब करेंगे, देश की जनता भरोसा कैसा करेगी? आपने बिल्कुल कहा, बांग्लादेश के सामने जो करना है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बांग्लादेश का मुद्दा पेचीदा मुद्दा है, और वहां पे जो हालत वो हो रहा है, वहां पे गृह युद्ध की परिस्थिति है, और देश यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है। जब एक्शन लेना होगा, ये देश है, मोदी जी की सरकार है, लेके दिखाएगी, पर आप अपनी जिम्मेदारी में तो करिए।
आप नैरेटिव सेट करने में सरकार को हेल्प करने की जगह आपके नेता के बयान अगर विदेश में जाके मिसयूज होंगे, उसका क्या मतलब है? दिग्विजय सिंह के बयान की मैं बात करूंगा अशोक जी, बहुत महत्वपूर्ण है। जब उनको सवाल पूछा गया बांग्लादेश के बारे में, तो उन्होंने तो हमारे देश को बांग्लादेश के साथ में कंपेयर कर दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि यूनुस सरकार जो एक कायर सरकार है, वहां पे हिंदुओं को बचा नहीं सकती है, वो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के बयान का वहां पे यूज करेगी कि देखिए आप बांग्लादेश की बात करें, भारत के अंदर क्या हो रहा है, वहां की जो विपक्षी नेता ये बात करें। ये क्या तरीका है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है विपक्ष होने के नाते, आप सिर्फ हमसे ही अपेक्षा करते रहेंगे। कभी तो जिम्मेदारी से बर्ताव कीजिए कि आपकी जो विश्वसनीयता बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी इस प्रकार की वोट की राजनीति करने से। तहसीन जी रुकिएगा, क्योंकि कोई बात नहीं। हाँ, मैं इसलिए रोक रहा हूं आपको क्योंकि मैं मूल सवालों पर आना चाहता हूं। मेरे आज कुछ मूल सवाल है, मैं उन पर आना चाहता हूं। देखिए, जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भारत क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी नागरिक है। भारत जो है उसके खिलाफ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, एक देश के नाते, एक राष्ट्र के नाते हमारी सीमाएं हैं। अमेरिका में घुसकर हम जो है जॉर्ज सोरोस को पकड़ नहीं सकते। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ हम ऐसा नहीं है कि हम, मेरा जॉर्ज सोरोस जो कर रहा है वो कर रहा है, छोड़िए जॉर्ज सोरोस का आप, और वो तो पराया है ना, जॉर्ज सोरोस तो करेगा, वो तो पराया है। मैं ये कह रहा हूं, क्या राहुल गांधी को जब वो विदेश जाते हैं तो उनको क्या जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाएं मिलती हैं? क्या राहुल गांधी के पास बेटर ऑप्शन नहीं है? क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते, और ये मैं फिर से दोबारा आप पूछ रहा हूं, ये क्या है प्रोग्रेसिव अलायंस? ये क्या है 110 देश? 110 देश, इनमें से कौन से 110 देशों ने जो है बांग्लादेश में आवाज उठाई? भारत ने तो उठा दी अपनी तरफ ना। और भारत के विपक्ष के नेता के नाते क्या हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है तो फिलिस्तीन की बात करने वाले क्या इस पर बात नहीं कर सकते थे? जर्मनी में जाकर जॉर्ज सोरोस की संस्था के मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी अगर कह देते हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको रोकिए, क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? बताइए। आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहिए, पर क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये बात नहीं बोली इसलिए हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही। इसका तो मुझे ये समझ में आ रहा है। सर, मैं राहुल गांधी जी सुनिए ना जी, आप सरकार सुनिए। मैं सरकार क्या कर रही है? सरकार नहीं, सुनिए, सरकार से मुझे बड़ी खुशी होती अगर राहुल गांधी जर्मनी में जाकर के ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो जॉर्ज सोरोस की यूनिवर्सिटी बताई जाती है उसके पैसों से पल रही है, इस यूनिवर्सिटी के मंच पे जाकर वो कहते हैं कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और नरेंद्र मोदी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सवाल पूछते अगर राहुल गांधी, तो मैं सीना ठोक कर कहता राहुल गांधी ने बड़ा सही किया, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप वहां जाकर के, नहीं, राहुल गांधी वहां जाकर के कौन से मुद्दे उठा रहे? सरकार को, फिर मैं कह रहा हूं, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन सरकार को कटघरे में आप यहां पर नहीं खड़ा कर रहे। आप बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं, आप सरकार को वोट चोरी के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा वो कर रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस का एजेंडा है। तो मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी किसका एजेंडा बढ़ा रहे हैं विदेश में? अगर हिंदुओं का बढ़ाते तो बहुत खुशी होती मुझे, लेकिन वो तो नहीं बोले ना। राहुल, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आपकी हर बात मुझे मान्यता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष मुद्दा नहीं उठा रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए वर्तमान सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार एक साल से ज्यादा हमारे हिंदू भाई बहनों पे वहां पे अटैक हो रहा है। आज भी हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। सरकार को नहीं पता। सरकार को, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, सरकार को कोसिए। तहसीन भाई, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं, सरकार को कोसिए, सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं तहसीन पूना वाले सवाल कर रहे हैं, ये सवाल जर्मनी में 1 साल से कर रहा हूं। नहीं, आप कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों कांग्रेस में नहीं है? तहसीन राहुल गांधी क्यों नहीं? वही तो मैं कह रहा हूं, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं। 1 साल से वो हिंदुओं की बात कर रहे थे तहसीन पूनावाला जी, और इसीलिए आप कांग्रेस में नहीं है। नहीं तो आप अगर हिंदुओं की बात कर रहे हैं इसलिए आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। आप अगर दिग्विजय सिंह की तरह बोल रहे होते तो तहसीन पूनावाला आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव होते। यही दिक्कत है, मुझे तहसीन पूनावाला से दिक्कत नहीं है भाई, तहसीन पूनावाला बहुत अच्छे आदमी है। मुझे दिक्कत उस पॉलिटिकल पार्टी से है जिसको तहसीन पूनावाला सपोर्ट करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से है, और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से सवाल उठा रहा हूं, और मैं तहसीन पूनावाला के इस अधिकार के साथ खड़ा हूं कि उनको सरकार को घेरने का, सरकार पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, बिल्कुल पूरा अधिकार है। लेकिन तहसीन जी ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है? मैं आपको दिखाऊं प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है, मैं दिखाता हूं प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है। देखिए ऐसा है, और इसके कांग्रेस के रिश्ते भी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पूजा मिश्रा,
ये प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है, थोड़ा आप भी अगर समझा सके तो बढ़िया रहेगा। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ता जी, बिल्कुल, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अभी आपने कहा कि आप बताने जा रहे हैं कि प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है, ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस, जिस पे आप लगातार चर्चा कर रहे थे। और आपने हालांकि जो है इस मामले में सरकार का बिल्कुल पक्ष रखा हुआ, बड़ी स्ट्रांगली रखा हुआ है कि आप फोरस को जोड़ लेते हैं। आपने कुछ नहीं किया तो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था, आपने निकाल रखी कि हाँ यहाँ पे सोरस है। तो प्रोग्रेसिव अलायंस की बात हो रही है, उसमें उसमें उनका फंडिंग नहीं है, उसको भी आप जोड़ लेते कि हाँ फंडिंग है। जहां तक जो प्रोग्रेसिव अलायंस के जो साइट पे अवेलेबल है, मेरा सवाल तो सुनिए। मैंने तो कहा ही नहीं कि प्रोग्रेसिव अलायंस की, मैंने तो कहा, मैंने शुरू में ही कहा ये प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है, ये देश को जानने का अधिकार है और मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। देश को आप लोग बताइए प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है। तो पूजा मिश्रा जी बताएंगी प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है। आपको पता है प्रोग्रेसिव अलायंस जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? ये प्रोग्रेस की बात करती है, नेशंस के प्रोग्रेस की बात करती है, ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करती है, जो उसके साइट पे अवेलेबल है। क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछा मुझे नहीं पता। मैं देश को, सुनिए ना, मुझे नहीं पता। इसमें सुनिए ना, इसमें जो 110 देश हैं, 110 देश के लोग जुड़े हुए हैं, इनका मकसद क्या है? इन 110 देशों का जुड़कर क्या करना चाहते हैं मिलकर? ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हर कंट्री की प्रोग्रेस होनी चाहिए। ह्यूमन आप क्या पुल बनने चाहिए? पुल बनने चाहिए? प्रोग्रेस मतलब पुल बनने चाहिए, रेलवे का नेटवर्क बढ़ना चाहिए, क्या मतलब? क्या मुझे बताइए ना। दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाँ, अगर आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो जब तक ह्यूमन प्रोग्रेस नहीं होता, तब प्रोग्रेस की बात कहां से हो जाएगी? कोई देश तरक्की कैसे करता होता है? वही मैं पूछ रहा हूं। पूजा जी बताइए ना प्लीज। आप इतने इनोसेंट है। नहीं अशोक जी, अगर आप इतने इनोसेंट हैं, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं, मैं अनजान हूं। बिल्कुल प्रोग्रेस का मतलब आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं समझ में आता कि नहीं, पुल बन जाने से, अगर पुल बन जाने से तरक्कियां हो रही होती तो फिर प्रोग्रेस। आपकी पार्टी का क्या मकसद है? आपकी पार्टी का मकसद क्या है प्रोग्रेसिव अलायंस में? आपकी और प्रोग्रेसिव अलायंस का कोई लिंक है? समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव अलायंस में है क्या, बताइए? आपने साइड विजिट किया होगा, नहीं है ना? हाँ, आप बताइए प्रोग्रेसिव अलायंस में है क्या? नहीं है। ओके, चलिए एक मिनट रुकिए। मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया क्योंकि पूजा मिश्रा जी को प्रोग्रेसिव अलायंस के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। लेकिन पूजा मिश्रा जी को यह नहीं पता कि भारत से सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टियां प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा हैं, एक कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी क्या, अब सवाल यह उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी ढक छिपकर उसका हिस्सा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी नहीं पता कि हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। अब इससे ज्यादा जो है ढकी छुपी बात क्या हो सकती है कि समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव अलायंस में घुस गई और उस अलायंस का हिस्सा हो गई। लेकिन प्रोग्रेसिव अलायंस ने और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को ब्रीफ तक नहीं किया कि भाई हम लोग प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा हैं और हमारे ये चार्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जरा अपने पार्टी से थोड़ा देख लीजिए कि अपनी पार्टी आपकी पार्टी जो है आपको सही जानकारी दिया करे, आपकी पार्टी प्रवक्ताओं से भी जो है सच ना छुपाया करे। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है, यह प्रोग्रेसिव अलायंस की वेबसाइट पर दर्ज है। ठीक है, अब मैं आता हूं, देखिए प्रोग्रेसिव अलायंस की, अब मैं प्रोग्रेसिव अलायंस की थोड़ी सी बात बताता हूं। प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, ये कांग्रेस से तो रिश्ते हैं ही प्रोग्रेसिव अलायंस के, क्योंकि पिछले दिनों 28 अप्रैल 2025 में प्रोग्रेसिव अलायंस के लोग आते हैं, सोनिया गांधी जी के उनका पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया जाता है। ये मेरे पास दस्तावेज है, ये ट्वीट है कांग्रेस का, कांग्रेस खुद ट्वीट कर रही है कि सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, एलओपी राहुल गांधी मेट विद ए डेलीगेशन फ्रॉम प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल एट 10 जनपथ। 10 जनपथ के दरवाजे पलक पावड़े प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के लिए खोले गए। अब देखिए प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल का एजेंडा देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इनका एजेंडा क्या होता है, और इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं। नहीं तो मैं प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या है, मुझे तो ये इन लोगों को बताना चाहिए जो लोग प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा हैं। लेकिन एजेंडा देखिए, प्रोग्रेसिव अलायंस ने अवार्ड किया मिशेल बैचलेट को प्रोग्रेसिव अलायंस ने अवार्ड किया कि भाई मिशेल बैचलेट बहुत अच्छी है। अब ये जो है मिशेल बैचलेट जो है, ये ऐसा नहीं है इसका सिर्फ संबंध जो है प्रोग्रेसिव अलायंस से, इसका संबंध कांग्रेस से भी है। क्योंकि मिशेल बैचलेट जो है, इसको
इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है इसी साल 19 नवंबर 2025 को, जो कांग्रेस की एक जेबी संस्था है। तो मिशेल बैचलेट को कांग्रेस भी सम्मानित करती है और प्रोग्रेसिव अलायंस भी सम्मानित करता है। अब मिशेल बैचलेट का एजेंडा मैं आपको दिखाता हूं, उनका एजेंडा क्या है। ठीक है, ये मिशेल बैचलेट जो है, ये यूएनएचआरसी जो ह्यूमन राइट की बात करने वाली संस्था है, उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। लेकिन इन्होंने कभी हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं की लिंचिंग का मुद्दा ना तब उठाया ना आज उठा रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या उठाया, इन्होंने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ये मिशेल बैचलेट का एजेंडा है। ठीक है, वो कहती हैं, मिशेल बैचलेट कहती हैं कि चेतावनी देती है भारत को, इंडिया ओवर डिसिसिव पॉलिसी हैरेसमेंट ऑफ मुस्लिम्स। जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वही मिशेल बैचलेट कह रही है, वही प्रोग्रेसिव अलायंस कह रहा है कि भारत में मुसलमानों का साथ जो है, मुसलमानों का हैरेसमेंट हो रहा है। और यही मैं सवाल उठा रहा हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये मिशेल जो है, ये एफसीआरए, भारत के एफसीआरए कानून पर उंगली उठाती हैं। अब इनको क्या अधिकार है भारत के एफसीआरए कानून पर उंगली उठाने का? इनको अधिकार इसलिए क्योंकि एफसीआरए कानून ही है जिस कानून के माध्यम से जॉर्ज सोरोस भारत में फंडिंग भेजता है भारत की सरकार को गिराने के लिए। और जब उस फंडिंग के ऊपर सरकार कैप लगाने की कोशिश करती है, और तहसीन पूनावाला बार बार पूछ रहे सरकार क्यों नहीं करती, तो जब सरकार करती है तो ये जो मिशेल बैचलेट है, ये सवाल उठाती है कि भाई एफसीआरए पे क्यों किया जा रहा है, क्यों इतना भारत ये कर रहा है। और साथ साथ ये इतना ही नहीं करती, ये जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है सीए के मामले में, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ये मिशेल बैचलेट जो है, ये जाती हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट में कि भारत का ये नागरिकता संशोधन कानून जो है ये सेकुलर नहीं है, इसके दरवाजे तो मुसलमानों के लिए भी खुलने चाहिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों खुलने चाहिए। फार्मर प्रोटेस्ट में भी इनकी एंट्री होती है। अब देखिए, जॉर्ज सोरोस का एक एक एजेंडा जो भारत में तख्ता पलट का एजेंडा है, उस एक एक एजेंडे के साथ ये जो है जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन होता है उसके ऊपर आवाज उठाती हैं। मैं यही सवाल उठा रहा हूं, आखिर जॉर्ज सोरोस ऐसी संस्था, इनका राहुल गांधी भारत के विपक्ष और भारत में तख्ता पलट की कोशिशों का इंटरलिंकिंग क्या है, यह देश को बताना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस बताकर आके कहना चाहिए हमारा यह संबंध है और अब इसलिए इस संगठन से जुड़े हैं। जो संगठन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की आवाज नहीं उठा सकता, वो ह्यूमन राइट की बात करने वाला नहीं हो सकता। वो प्रोग्रेसिव अलायंस किस बात का है अगर हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर, बौद्धों पर हमले हो रहे हैं और वो मुंह दबाकर बैठा है और ऐसे लोगों का एजेंडा चला रहा है जो भारत विरोधी है। बोलिए तहसीन पूनावाला। अशोक जी, आपने जिन मोहतरमा का नाम लिया वो चिली की प्रेसिडेंट थी, राष्ट्रपति थी। एक टेन्योर तो यूपीए के समय था, दूसरा टेन्योर 2014 से 2018 में, मुझे नहीं पता, आप तो विद्वान है, कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, उनके लिए हमारे बायलैटरल रिलेशन में एमईए की प्रेसिडेंट, इसी मोहतरमा के राष्ट्रपति के लिए शुरू होता है कि जो वर्तमान रिलेशनशिप है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और मिशेल बैचलेट, ये एक नई ऊंचाई को छू रहे। 2005 से लगातार भारत के चिली के साथ रिलेशन बढ़ रहे क्योंकि ऑब्वियसली वो इन कंटिन्यूएट में, और सारे पॉलिसीज बनाए थे 2025 तक। अच्छा, ये अभी मार्च 2025 में अपडेट हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई नई चीज दिखा रहा हूँ, ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर। अब ऐसे लोगों से ये सरकार क्यों करी, मिशेल बैचलेट खराब है तो वर्तमान सरकार क्यों बदली? सुनिए एक मिनट, ओके रोहन जी जवाब देंगे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स शेयर के अंदर, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन, मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो किया वो अगर भारत के खिलाफ था, सबसे पहले उनको एंटरटेन कौन कर रहा था, उनके साथ रिश्ता कौन बना था, तब हमारी सरकार को क्यों नहीं पता चला। मैं यही बात कर रहा हूँ कि हर चीज जो करते विपक्ष गलत नहीं है। आप सरकार में तहसीन जी एक मिनट, आपने जो सवाल उठाया अभी रोहन जी जवाब दे, उसके पहले मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूं, उसके बाद रोहन जी जवाब देंगे। देखिए क्या है, यूनाइटेड, हाँ रोहन जी आ रहा हूं, यूनाइटेड नेशन हो या अमेरिका हो, जो देश हैं उन देशों के जो हेड्स हैं उनके साथ सरकार के जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते मेंटेन करने पड़ते हैं आपको। चीन में भी भारत विरोधी सरकार होगी, रिश्ते आपको अगर आप उससे रिश्ते बनाते हैं वो करते हैं, मेंटेन करने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट जो चीफ है उसके साथ आपको रिश्ते मेंटेन कर रहे होंगे। लेकिन क्या भारत सरकार ने इसको क्या भारत रत्न दे दिया, पद्म भूषण दे दिया, पद्मश्री दे दिया? लेकिन कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले को इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दे रही है? वो भारत में कौन से पीस के उसमें संस्था में लगी थी, वो जो है कश्मीर के ऊपर? ये सवाल है मेरा। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे, एक मिनट रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करें। तहसीन भाई ये चीज तो समझेंगे
कि जब बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, अगर वो कोई राष्ट्र की अध्यक्ष हैं, तब वो व्यक्तिगत विचारधारा नहीं देखी जाती, दो राष्ट्र के रिलेशन देखे जाते हैं। ये प्रधानमंत्री से प्रेसिडेंट की बात होती है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ना। जब आइडियोलॉजिकल बात आती है, आप उनको पीस पुरस्कार देते हैं क्योंकि वो सीए का विरोध कर रहे हैं, आप उनको पीस पुरस्कार दे रहे हैं क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर विवादास्पद बयान कर रहे हैं, आप उनको पीस पुरस्कार दे रहे हैं क्योंकि वो हिंदुओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उनको पीस पुरस्कार दे कि प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम पे सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का ये लोग काम करते हैं। ये प्रोग्रेसिव अलायंस का, अशोक जी, एक ही अलायंस है कि जहां पे भी उनको लगता है कि लेफ्टिस्ट सरकार नहीं है या माइनॉरिटी अपीसमेंट नहीं हो रहा है, वहां कैसे समर्थन करें और विपक्ष को समर्थन करके सोशल मीडिया के माध्यम से उस प्रकार का कैंपेन रचा जाए कि सरकार का तख्ता पलट का काम है, ये प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम पे हो रहा है। और आप आज यहाँ पे बैठ के उससे जस्टिफाई कर रहे हैं, और यही हो रहा है। आपने अशोक जी बिल्कुल कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो किसी अलायंस से जुड़ती है तो उसको देश की जनता के सामने वो एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक पारदर्शिता से, कि आपका क्या उद्देश्य है इस संगठन के जुड़ने का, क्या, क्यों आप जाते हैं। अगर राहुल गांधी वहां पे इस मीटिंग में गए हैं, ही इज नाउ एलओपी, वो कोई नॉर्मल नेता नहीं है। अगर आप जाते हैं तो क्या एजेंडा है, किस मकसद से जा रहे हैं, उसका क्या देश को फायदा है, ये सब होना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भाग जाते हैं और विपक्ष में जाके इस प्रकार के बयान करते हैं, इस प्रकार के संगठन के जो तार जो है देश विरोधी लोगों से जुड़ते हैं, और फिर आप देश में आके जस्टिफाई करते हैं। कैसे देश की जनता भरोसा करेगी। और ये मुद्दा कोई विपक्ष के नाते या सत्ता पार्टी के नाते नहीं है, ये देश के लिए खतरनाक राजनीति है। अशोक जी, विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, बिल्कुल है, सरकार का विरोध करिए, पर उस विरोध को करते करते आप देश विरोधी ना हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या इलान उमर को मिलते हैं तब राहुल गांधी की टीम स्कैन नहीं करती कि इसके क्या व्यक्तिगत बयान पास्ट में है? क्या किसी को मिलते हैं, अभी कॉर्नेल को मिले वहां पे, क्या उन्होंने ये देखा नहीं कि सोरोस से जुड़े हुए, फिर आप यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं? ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। देश की जनता आपको देख रही है, सीरियस नजरिए से। मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, आपको रोकना चाहिए। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। मैं फिर ब्रेक के बाद फिर से कह रहा हूं कि देखिए, सवाल कई सारे गंभीर उठते हैं। भारत के राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, उनकी पार्टी का अधिकार है, राहुल गांधी का अधिकार है, लेकिन वो किन मंचों पर जाते हैं ये एज ए विपक्ष के नेता उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि वो ऐसे ही मंचों पर क्यों जाते हैं, भारत विरोधी जो है मंचों पर क्यों जाते हैं, और भारत विरोधी, भारत के खिलाफ एजेंडा क्यों चलाते हैं, और उसके पीछे ये पूरा जॉर्ज सोरोस का जो गैंग क्यों होता है। ये सारे सवाल हैं, मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, 0 एमिशन, शांत और आधुनिक CCTV, GPS और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं का नरसंहार और उधर जर्मनी में जारी है राहुल गांधी का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो भारत को लेकर के जो कहते हैं भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, वो एक ऐसी संस्था के मंच से जाकर कहते हैं जिसके सीधा सीधा जिसको पैसे देने वाला जो है वो जॉर्ज सोरस है। और इस सब के बीच एक और प्रोग्रेसिव अलायंस नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसके बारे में स्वीकारोक्ति जो है खुद जो है राहुल गांधी के जो गुरु हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने कर दिया है। तो इस सब को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवराज पोखरना राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुझे डॉक्टर पूजा मिश्रा और युवराज जी के पास भी आना है, लेकिन तहसीन जी बहुत संक्षेप में मैं आपको चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। लेकिन मेरा एक सवाल है, जाहिर सी बात है आप रोहन गुप्ता जी को वो करना चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, देखिए सवाल सरकार को बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि दरअसल पूरा कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है और राहुल गांधी जिनके बीच खड़े हुए हैं, वो हिंदुओं के नरसंहार पे कोई आवाज नहीं उठाएंगे। वो वही लाइन करेंगे जो जो दिग्विजय सिंह ने उठाई, जो राशिद अलवी ने उठाई। क्यों? क्योंकि पूरा इकोसिस्टम यही है। और जॉर्ज सोरोस है वो नहीं चाहता कि हिंदुओं के नरसंहार की बात उठाए, क्योंकि जॉर्ज सोरोस जो है वो मोहम्मद यूनुस को जॉर्ज सोरोस ने बिठाया। इसके मेरे पास कई दस्तावेज हैं, मैं दिखा सकता हूं कि मोहम्मद यूनुस को बैठाने के पीछे, वो मोहम्मद यूनुस जो आज वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम करवा रहा है, उसके पीछे जॉर्ज सोरोस था। तो ठीक है, जॉर्ज सोरोस विदेशी है और साथ साथ जो है मोहम्मद यूनुस भी विदेशी है। लेकिन वही एजेंडा, फिर से कह रहा हूं, ये सुनीता विश्वनाथन क्यों उठाती है? ये जो राहुल गांधी के साथ बैठकर उनके राहुल गांधी के और सुनीता विश्वनाथन ने आज नहीं, ये सुनीता विश्वनाथन का दस्तावेज है मेरे पास साल 2021 से, वो वही कह रही हैं जो आज प्रोग्रेसिव अलायंस से जुड़े लोग कहते हैं, जो आज जो है बाकी सुनीता विश्वनाथन भी कह रही है। और सुनीता विश्वनाथन ये भी कह रही है, सोच रहे हैं आप, राहुल गांधी के साथ जिनको मंच शेयर करने का राहुल गांधी की प्लानिंग करते हैं, वो सुनीता विश्वनाथन ये कह रही है कि भारत में जो न्यायपालिका है ना, वो भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। भारत की न्यायपालिका पर अमेरिका में बैठी है सुनीता विश्वनाथन आवाज उठा रही है और राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करती है ये महिला, और राहुल गांधी की प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल इनका है विदेश यात्राओं में। तो सर ये सारे सवाल उठेंगे ना, बोलिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज उठाया, वो कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उठाया, वो बैग भी लेकर आई थी पार्लियामेंट में बांग्लादेशी हिंदूज के लिए। लेकिन वर्तमान सरकार तब भी नहीं। तो क्या प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी जी की बहन है, वो क्या जॉर्ज सोरोस से प्रभावित नहीं? और जॉर्ज सोरोस में बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, रॉ डेस्क क्या कर रहा था भारत का? उसको पता नहीं चल रहा था ये सारी चीजें हो रही थी? ये सारे सवाल है, चलो इन सवालों में नहीं जानना चाहता हूँ। दूसरी चीज, रोहन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इल्हान ओमर, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते अपने भाई से शादी करते, वो अपनी सिटीजनशिप ली, ये पता नहीं सही है कि नहीं, तो उसके बारे में राहुल जी को पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, रिसर्च होनी चाहिए। पर जेरेमी कॉर्बिन जो प्रधानमंत्री को मिले, ये कहते कि कश्मीर अलग होना चाहिए, वो तो पब्लिक डोमेन में उनको मिलने के पहले था, फिर उस पर प्रधानमंत्री जी ने रिसर्च नहीं किया। तो यही चीज, जो स्टैंडर्ड आप आदरणीय विपक्ष के नेता के लिए रखते हो, वही स्टैंडर्ड आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं पूजा मिश्रा और युवराज के पास जाऊंगा। देखिए आपने जो कहा, मैं बोलूं अशोक जी? हाँ, बिल्कुल, तहसीन जी बोलूं? देखिए वापस मैं बोल रहा हूँ कि आप जब प्रधानमंत्री के तौर पे जाते हैं, आपको समझने की जरूरत है, तब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जो चिले के में तब भी वो कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है। आप जब ऑपोजिशन लीडर के ऊपर जा रहे हैं, सरकार की तरफ से नहीं जा रहे हैं, आप जिसको मिल रहे हैं वो आपको खुद को स्कैन करना है, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पे जा रहे हैं। और अब आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं जा रहे हैं, आप एलओपी है, इसीलिए आपको स्कैन करना जरूरी है। आप राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसको मिलेंगे,
उसका डेलीगेशन तय करेगा, वहां की सरकारें तय करेगी, उसका ऊपर सरकार का वो नहीं होता है, क्योंकि पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी के तौर पे वहां पे गए हैं। राहुल गांधी एज अ कांग्रेस पार्टी प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में गए, नॉट एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस हियर। आप अगर देश की तरफ से जाते हैं तब आप किसी को भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पर आप जब पार्टी की तरफ से जाते हैं तब प्रोग्रेसिव अलायंस का एजेंडा आपकी पार्टी के ऊपर हावी हो रहा है, ये देश के सामने दिख रहा है। और इसीलिए कहा आज प्रोग्रेसिव अलायंस का, सोरोस का क्या रोल है तख्ता पलट में, सबको पूरे विश्व को मालूम है। और इसीलिए जो प्रोग्रेसिव अलायंस मानव अधिकार की बात कर रहा है, वो कश्मीर, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के बारे में एक शब्द आज तक उनके मुंह से नहीं निकला। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जब प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में गए तो उनको यह मुद्दा वहां पे उठाना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर से बात करके नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, हम प्रोग्रेसिव अलायंस में इस बैठक को उठा रहे, तो देश के सामने क्या नजर? देखिए सर, मैं एक मिनट, कहां से क्या बात लेके प्लीज। अच्छा 10 सेकंड से नहीं दूंगा, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है जी। जितने भी अखबार है, राहुल गांधी जब इल्हान उमर को मिले, वो अमेरिकन लॉ मेकर्स को एज एलओपी मिले। अब यही बात रोहन जी की फिर सच होती, फिर आप इल्हान उमर में तो ग्रुप में मिले, हो गया, जेरेमी कॉर्बिन को प्रधानमंत्री आपने कह दिया ना। ओके। अब मैं एक मिनट रोहन जी रुकिए, मैं अब बाकी दो मेहमानों के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जेरेमी कॉर्बिन और इल्हान उमर के ऊपर एक फैक्ट देश के सामने रख देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे इल्हान उमर से मिले या ये जेरेमी कॉर्बिन से मिले, भारत के प्रधानमंत्री का कश्मीर पे स्टैंड क्या है मुझे बताइए? 370 पे स्टैंड क्या है मुझे बताइए? भारत में, एक मिनट कोई नहीं बोले प्लीज, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत के प्रधानमंत्री का स्टैंड क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 को हटाते हैं और कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, यहां पर बात खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई भी भारत विरोधी जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है तो मिले, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री का स्टैंड जानता है, और भारत के प्रधानमंत्री पर अपना स्टैंड थोपे इसकी उतनी हैसियत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल क्या है, इल्हान उमर से जब राहुल गांधी मिलते हैं, इल्हान उमर वो है जो कहती है कि भारत का हिस्सा नहीं है कश्मीर, तो सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी भी तो यही कहते हैं। राहुल गांधी के बयान, एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी एग्जैक्टली कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन 370 हटने पर राहुल गांधी ने कहा कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो रहा है, खून बहाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के अखबारों की हेडलाइन थी। और सवाल यह उठता है कि क्या इल्हान उमर और राहुल गांधी का एजेंडा एक है क्या? मेरा सवाल यह है। देखिए, राहुल गांधी इल्हान उमर से मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या राहुल गांधी एक बयान जारी कर सकते थे कि इल्हान उमर आज राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी ने इल्हान उमर को कहा कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, उसमें वो कुछ नहीं बोले, आपको कोई हक नहीं है कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने का। लेकिन क्या राहुल गांधी ने यह बोला? इसलिए शक पैदा होता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, क्या वही इल्हान उमर कह रही है? तो क्या दोनों का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है? यह मेरा सवाल है, जो जॉर्ज सोरोस का एजेंडा है। तो एजेंडे पर जाइए, मुलाकातों पर मत जाइए। मुलाकात किसी की भी हो सकती है। मेरे शो के अंदर तमाम विरोधी लोग आते हैं, जो लोग भारत को यह कहते हैं मुसलमानों पर, लेकिन मैं कहता हूं एजेंडा क्या है, कौन किस एजेंडे से बैठा है, उस एजेंडे पर जाने की जरूरत है। पूजा मिश्रा, क्या एजेंडा इंपॉर्टेंट है? कौन आदमी किससे मिलता है? क्या एजेंडा क्लियर होना चाहिए? बिल्कुल अशोक जी, एजेंडा इंपॉर्टेंट है, पर आप ये तय कर रहे हैं कि जो है माननीय एलओपी जी का एजेंडा है भारत विरोधी। मतलब जिस तरीके से आप बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो उनका भी एजेंडा, उन्होंने कहा नहीं कि कश्मीर जो है भारत देश का हिस्सा नहीं है। पूरे भारत देश का हर एक व्यक्ति कहता है कि कश्मीर भारत का है, कश्मीर ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी। आपको जानकारी होगी ना, चाइना क्लेम कर रहा होता है, बार बार अरुणाचल प्रदेश का अलग अलग नाम लिख रहा होता है। आप एक नागरिक को वहां पे कहता है कि पासपोर्ट ये जो है लीगल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश तो साउथ तिब्बत है, ये कह रहा होता है ना। लेकिन आप ये अगर साबित कर पा रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं, मैं आप ही की बात पे चले जाऊँ कि एलओपी देश विरोधी चीजों में लिप्त है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? नहीं, एक मिनट, मैंने नहीं कहा एलओपी देश विरोधी उसमें है, और मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने कहा कि हाँ, मैंने ये भी, इससे पहले आपने कहा कि डायरेक्टली नहीं कहा। पूजा मिश्रा जी सुनिए तो सही, पूजा मिश्रा जी सुनिए तो सही, पूजा मिश्रा जी सुनिए तो सही। आपने कहा राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कश्मीर के अंदर खून बह रहा है। एक मिनट, नहीं बताइए ना मुझे, एक मिनट, और मैं नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कश्मीर में खून बहाया जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कश्मीर में खून बहाया जा रहा है। और क्या वही राहुल गांधी ने जो कहा, क्या पाकिस्तानी अखबारों की हेडलाइन नहीं बना? पूजा मिश्रा जी सुनिए, पूजा मिश्रा जी सुनिए, एक मिनट,
पूजा मिश्रा जी सुनिए, पूजा मिश्रा जी सुनिए, पूजा मिश्रा जी सुनिए, 1 मिनट सुनिए। पूजा मिश्रा जी, आपको पता नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है ना, मैं अपनी डिबेट में, और आप कहेंगी तो मैं आज भी आपको प्रमाण दे दूंगा, राहुल गांधी ने कश्मीर पर जो कुछ कहा वही कांग्रेस वही पाकिस्तान के डॉजियर में था जो उसने यूनाइटेड नेशन में दिया। जो सेम राहुल गांधी की हेडलाइन जो थी, राहुल, 1 मिनट सुनिए ना, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपको तो ये भी नहीं पता कि समाजवादी पार्टी जो है प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है, तो मैं कैसे मान लूं आपको ये पता होगा कि राहुल गांधी ने कश्मीर पे क्या कहा, आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा। तो फिर सवाल है कि आपसे मैं ये क्या पूछूं, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो थोड़ा जाइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, राहुल गांधी ने जो कहा था वो कश्मीर का, वो क्या पाकिस्तान के डॉजियर का हिस्सा था या नहीं था, मुझे बताइए। अगर नहीं पता तो मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। युवराज पोखंडा बोलिए। बिल्कुल बता रही हूं कि एजेंडा की बात कर रहे हैं। पूजा जी शांत हो जाइए। पूजा जी, युवराज मेरा नाम है, पूजा जी। जी अशोक जी, आप सबसे आखिर में मेरे पास आए तो निवेदन है कुछ समय दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ काफी डिबेट में ये चर्चा हो रही है कि क्यों एक जैसे लोग एक साथ हैं या अमुक लोग एक साथ हैं, तो इसका उत्तर हमारे गुजरात की कहावत में है। आई थिंक तहसीन और रोहन भाई समझेंगे, कागड़ा बधेज काड़ा। तो जो एक रंग के शुतुरमुर्ग है या एक रंग के कौवे हैं या एक मानसिकता के लोग हैं जिनका एजेंडा है कि कहीं कोई राष्ट्रवादी सरकार टिक ना पाए, आने ना पाए, वो चाहे जापान हो या वो अमेरिका हो, उस सब ने एक छत बना ली जिसको आप प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं। सबका एजेंडा सेम होगा, वोकिज्म की बात करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेंगे और राष्ट्रवाद को खत्म करने की बात करेंगे। और मैं, राहुल गांधी हष्टपुष्ट व्यक्ति हैं यार, 55 वर्ष के जवान हैं, घूमे फिरे, माशाल्लाह अच्छी बॉडी उनकी, मुझे उनसे तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहाँ आती है, मैं एक पूरी क्रोनोलॉजी देखता हूँ। 1999 में $11 मिलियन फेंके गए थे जॉर्ज सोरोस द्वारा इस व्यक्ति को, जो आज अंतरिम सरकार का एडवाइजर बनके घूम रहा है बांग्लादेश में। तब का पैसा आज भी चल रहा है। एडवाइजर बनने के पश्चात 2 बार जॉर्ज सोरोस का सुपुत्र एलेक्स दो बार इनको मिल चुका है और कहता है कि ये तो मेरे यूनुस साहब मेरे पिताजी के पुराने मित्र हैं। तो ये क्यों ऐसा है कि जो इनके मित्र हैं वो एक विचारधारा से अलाइंड है और वहां तख्ता पलट हो जाता है। जॉर्ज सोरोस की यूनिवर्सिटीज हो, जॉर्ज सोरोस के लोग हो, राहुल गांधी के साथ गलबैया करते हैं। मैं सलील शेट्टी की बात कर लेता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में हाथ पकड़ के गलबैया हो रही थी। वो सलील शेट्टी कम से कम 6 वर्षों तक एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव रहे और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक काम किया बखूबी, अंतरराष्ट्रीय पटल पे वो सीए हो, 370 हो, मुसलमानों की बात हो, कोई ऐसा मुद्दा जहां भारत को नीचे दिखाया जाए या भारत को पानी पी के गालियां दी जाए, एमनेस्टी ने वो काम बखूबी किया। और पैसे की धांधली की अशोक जी मैं बात करूं तो एमनेस्टी आज भारत में बैंड है, आप जानते हैं। वही सलील शेट्टी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ओएसएफ में वाइस प्रेसिडेंट है। तो आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे ग्लोब में देखिए, ये एक पैटर्न है। और आखिरी कुछ 30 सेकेंड आप देखिए तहसीन भाई, राहुल गांधी जी भारत में रह के प्रवास करे, मोदी को गालियां दे, भाजपा को गालियां दे, अच्छी बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट है, मुख्य अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी को कटघरे में खड़े करना आपका दायित्व है संवैधानिक। लेकिन जब आप भारत के बाहर जाके ये कहते हैं कि भारत में केरोसिन और पेट्रोल सना हुआ है, भारत पे कभी भी आग लग सकती है, भारत के सरदार सिख पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, यहाँ का इलेक्शन मैनेजमेंट बेकार हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं, हमारी लड़ाई शक्ति से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, तो आप क्लियरली यू आर प्लेइंग टू द लॉबी। और आखिरी 10 सेकेंड, यदि आपको मोदी विरोध करना है तो साहब आपके पास कर्नाटका है, तेलंगाना है, हिमाचल है, पंजाब है, जो ऐसे राज्य है जहां विपक्षी सरकार है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज है, वहां जाके आप अपना ज्ञान दीजिए। विदेशों में एक लॉबी, एक तबके को आप अपीज कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी क्रांति या एनआरकी जिसे कहते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो मोदी विरोधी और भारत विरोधी काम करना है। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक खबर मैं दिखाना चाहता हूं। और क्योंकि मैंने पूजा जी से कहा भी था तो इसलिए खबर को दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा पूजा जी, मैंने नहीं कहा कि भारत के विपक्ष के नेता राष्ट्र विरोधी हैं, ये तो देश की जनता तय करे, बाकी तो मैं कौन होता हूं किसी को राष्ट्र विरोधी। मैंने कुछ सवाल उठाए और वो सवाल फिर उठा रहा हूं, वो खबर पढ़ के सुना देता हूं। वो खबर क्या है, वो खबर जो है, ये खबर क्या, कब की खबर है ये भी बता दूं। ये खबर 10 सितंबर 2019 की है और इस खबर की हेडलाइन है, पाक डॉजियर ऑन ह्यूमन राइट्स बॉडी कोट्स राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला। तो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ यूएन में डॉजियर देता है, उसमें सबसे पहले राहुल गांधी के बयान होते हैं।
और वही इल्हान उमर भी कहती है जो राहुल गांधी कहते। तो मेरा सवाल यह है कि कश्मीर को लेकर भारत विरोधी एजेंडा जो इल्हान उमर और पाकिस्तान चलाता है, उससे राहुल गांधी के बयानों का मैच होना, यह कुछ सवाल उठाता है और यह सवाल लाजमी है। इस सवाल का जवाब देश के विपक्ष को देना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आ रहा हूं। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH थिंकर्स मसाला। मसाले सच MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए टुटुक आप देख रहे हैं और हम कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार और जारी है क्या राहुल गांधी का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। जी पूजा मिश्रा जी बोलिए, डॉक्टर पूजा मिश्रा। डॉक्टर पूजा मिश्रा बहुत संक्षेप में। जी जी आपका प्रश्न मुझ तक नहीं आया। जी मैंने आप मेरे पास समय कम है, अपनी बात रखिए, आप जो भी 30 सेकंड में अपनी बात रखना चाहें। अशोक जी, जब हम बात कर रहे होते हैं कि विदेश में जाकर के आप अगर देश की चर्चा करते हैं तो गलत होता है या फिर देशद्रोही हो जाता है, तो मुझे लगता है जब सुषमा स्वराज जी ने यूएसए इंडियन डायरेक्टर्स मीटअप में कहा हुआ था, तब भी तो वो एलओपी थी उस वक्त। उन्होंने यूएस में जो है सरकार की यूपीए गवर्नमेंट की पूरी तरीके से भर्त्सना की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1994 में भी जब यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की मीटिंग थी, वहां पर भी भर्त्सना की हुई थी। और ये कोई नई बात तो है नहीं कि अगर आप विदेश में जाते हैं और सरकार की, भारत की सरकार की, क्या एक बयान बता दीजिए, भारत सरकार की बयान बता दीजिए, किस बयान का? कश्मीर के मुझे पता है कि आप कहना चाह रहे हैं कश्मीर के मुझे बता दीजिए, मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कश्मीर के, हाँ आपको ध्यान नहीं होगा, मैंने बचपन से आपको देखते हुए बड़े हुए और ये मेरे लिए लकी है कि मैं आपके साथ में डिबेट करूं। मैंने सपने में सोचा था कभी करेंगे। तो विपक्ष के सीनियर लीडर्स जब सीनियर लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा था और नरसिंह सरकार को उस वक्त घेरा भी था। यूएन में खड़े होकर ह्यूमन राइट कमीशन जेनेवा 1994 में जब मीटिंग में गए हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी सरकार को घेरा था ह्यूमन राइट के मुद्दे पर यूएन में। बिल्कुल यूएन 1994 आप जेनेवा में मीटिंग थे, आप कंफर्म कर लीजिए।
पूजा जी सॉरी, पूजा जी नहीं, मुझे एक नहीं, बयान आप confirm कर लीजिए। बताइए। पूजा जी, यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए सरकार ने भेजा था उनको, अटल बिहारी वाजपेयी को। भारत के विरोध में नहीं बोले थे वो, जिनेवा में जाकर भारत सरकार के साथ खड़े होकर भारत के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था। ये प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये मैं कह रहा हूं। सुनिए, आप, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन प्लीज मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा, मैं चाहूंगा कि अगली बार आप ये वो बयान कोट करें, क्योंकि मेरी जानकारी में, अगर तहसीन जी भी तो मेरे से डिबेटर बहुत बड़े हैं, अगर उनकी जानकारी में यूएन में जा करके या विदेश में जा करके कश्मीर में ह्यूमन राइट को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी या सुषमा जी ने कोई भी बयान दिया हो तो कृपया मुझे बताएं। और नहीं, सुषमा जी ने इंडियन डायस्पोरा मीट्स में कहा हुआ था, और उन्होंने कश्मीर पे नहीं किया था। उन्होंने जो है सरकार की विदेश नीतियां भ्रष्टाचार से लेते हुए सरकार की विदेश नीति भ्रष्टाचार को लेकर के, सरकार की विदेश नीति भ्रष्टाचार को लेकर कहा, मेरा निजी तौर पर मानना है विपक्ष के नेता को वो भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं उससे बड़े सवाल उठा रहा हूं। मैं सुनिए, मैं उससे बड़े सवाल मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर राहुल गांधी जर्मनी में जाकर के भारत सरकार पर यह कहते कि हिंदुओं का बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, भारत सरकार क्यों चुप है, मुझे बड़ी खुशी होती। मैं कहता मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं। मुझे इस बात से सुनिए ना, एक मिनट सुनिए पूजा जी, समय नहीं है मुझे, बाकी दो। मुझे इस बात से कतई कोई वो नहीं है कि राहुल जी जाएं, भारत के सरकार को कटघरे में खड़ा करें मुझे, लेकिन भारत की संस्थाओं पर नहीं होना चाहिए अटैक। और जल्दी से खबर कोट करके तहसीन जी और रोहन जी, आपका आखिरी कमेंट। सवाल यह है कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, तो बांग्लादेश का एक पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी, राहुल गांधी की सेल्फी है उसके साथ। और ये कौन है? ये वो है जो हर व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विरोध में एजेंडा चलाता है। इसका संबंध आईएसआई से बताया जाता है। तो सवाल यह कि ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी की सेल्फी आएगी तो भाई सवाल उठेंगे, और इन सवालों पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं चाहता था 30-30 सेकंड दूं, लेकिन मुझे बताया गया समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है, लेकिन 30 सेकंड बोल लीजिए रोहन जी, 30 सेकंड समय हो चुका है जी। अच्छा चलिए रोहन जी, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा समय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।